Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine and enjoying at your home places. My name is Muhammad Zishan Naim and I am serving as a lecturer in Federal Urdu University for last 10 years. As well as academic concern, I am PhD scholar of Management Sciences. The course which we are going to discuss in this semester is International Business. I have shared the book written by John D. Daniel in Google Classroom. I hope you have find that book over there. But today we will start from an introductory chapter, or we can say it's zero chapter. I have included some important and essential terminologies which you should be very much aware before going to this course. I hope you people know about all of these things which I am going to tell you right now, but for sake of recall, we are going to go through from these terminologies. First of all, I will ask or want to tell you people what is home or domestic trade. Home or domestic trade is basically buying and selling of goods and services in your own country. जो भी हमारे पाकिस्तान के अंदर खरीदो फरोख्त हो रही है, अगर हमसे कोई पूछे कि डोमेस्टिक ट्रेड क्या है, तो उसके अंदर जो सेलिंग बाइंग हो रही है वो सारी डोमेस्टिक ट्रेड कहलाती है। फिर हम बातें हैं ओपन इकॉनमी पे। ओपन इकॉनमी की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकॉनमीज, ओपन एंड क्लोज इकॉनमी। ओपन इकॉनमी वो इकॉनमी उस मुल्क की इकॉनमी तस्वर की जाती है जहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो हो रही हो, मतलब कि वो अपने अलावा दूसरे ममालिक के साथ खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व हों, तो वो ओपन इकॉनमी कहलाती है। फिर आ जाता है व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड या हाउ वी वुड ट्रेड इंटरनेशनली। देयर आर टू मीन्स ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली, दैट इज ओनली import and export. Importing, you have heard a lot of time. Importing क्या है या import क्या है, आप लोगों को पता होगा कि जो भी चीज़ goods या services हम दूसरे ममालिक से खरीदते हैं, अपने मुल्क में लेकर आते हैं, वो कहलाती है import या importing. On the other hand, जो हमारे मुल्क से चीज़ें बिकने के लिए दूसरे ममालिक में जाती हैं वो एक्सपोर्टिंग कराती हैं। सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज कॉल्ड एक्सपोर्ट। हु आर आवर मेन ट्रेडिंग पार्टनर। इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से होंगे? वैसे तो जनरली द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन इंटरनेशनल बिजनेस इज यूएस एंड यूएस डॉलर, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर आपको पेमेंट्स या लैंग्वेज जो है दूसरी इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। इस हवाले से उसने कंट्री यूएस से सबसे पहले नंबर पर रखा, करेंसी यूएस डॉलर, लैंग्वेज इंग्लिश। ब्रिटेन, इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग आ जाती है और लैंग्वेज इंग्लिश आ जाती है। यूरोप में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो यूरो इटसेल्फ होता है, और उनमें जो ममालिक हैं, जिन ममालिक का वो अलाउंस है, ट्रेडिंग ब्लॉक है, वो उसमें जितनी भी करेंसीज हैं वो भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, और लैंग्वेजेस भी इंग्लिश के अलावा दूसरी भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। और जापान, another country which is having currency Japanese yen, as well as language is Japanese. What are imports? Imports अभी हमने जैसे डिस्कस किया, the goods and services that we buy from other countries is called import. Consequently, money or foreign exchange leaves the home country. Here I want to tell you what is home or host country. Home country is the country where you are living. That the Pakistan is your home country, as well as considered to the organizational prospect. जो ऑर्गेनाइजेशन जिस मुल्क से बिलोंग करती है वो उस मुल्क को उसके लिए हम होम कंट्री कहेंगे। लाइक मर्सिडीज बेंज बिलोंग्स टू जर्मनी, तो अगर वो यहाँ पे ऑपरेशन कर रही होगी तो ये मुल्क जो है पाकिस्तान जो है वो होस्ट कंट्री कहलाएगा उसके लिए, और उसका जो होम कंट्री होगा वो जर्मनी होगा।
हम इम्पोर्ट क्यों करते हैं? वाई डू वी इम्पोर्ट? देयर आर सर्टन रीजन बिहाइंड इम्पोर्टिंग। नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है, जिनको आप अवेल करना चाहते हैं, तो वो आप इम्पोर्ट कर लेते हैं। मुख्तलिफ तरह की ज़रूरत की अशिया हैं जो कि नेचुरली आपके पास नहीं है। लाइक पेट्रोल है, पेट्रोल आपके पास नहीं है तो आप क्या करते हैं, उसको इम्पोर्ट करवा लेते हैं। आपकी डिमांड है मुल्क की। वी हैव अनसूटेबल क्लाइमेट फॉर सर्टन फूड्स। हमारे पास बहुत से अल्लाह का शुक्र है फल फ्रूट और सब्जियां होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं वो कम होती हैं या नहीं होती, जिसमें कॉफ़ी आ जाती है, जिसमें फूड आइटम में पाइनएप्पल आ जाता है। ये आपको फिर क्या करना पड़ता है, ये इंपोर्ट करना पड़ता है। टू अवेल ऑफ सर्विसेज नॉट अवेलेबल इन होमलैंड। मुख्तलिफ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपके होमलैंड कंट्री में मौजूद नहीं होती, तो आप उनको अवेल करने के लिए उनको बाहर से मंगवा लेते हैं। टू हैव अ वैरायटी एंड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर कोई भी चीज़ का इशू ना हो, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर की आसानी के लिए, उसके लिए बेहतर से बेहतरीन चीज़ जो दुनिया में मौजूद है उसको आप इंपोर्ट करते हैं ताकि वो उसको खरीद सके और उससे महसूस हो सके। फिर फर्दर इंपोर्ट को दो तरह से वो डिवाइड करता है, विजिबल इंपोर्ट एंड इनविजिबल इंपोर्ट। विजिबल इंपोर्ट बिलोंग्स टू इनटेंजिबल थिंग्स, टेंजिबल थिंग्स, गुड्स आर विच आर बॉट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। सिर्फ इसमें गुड्स जो हैं वो आती हैं क्योंकि वो टेंजिबल होती हैं गुड्स, उनको जो इंपोर्ट किया जाता है वो विजिबल इंपोर्ट कहा जाता है। लाइक पेट्रोलियम, मशीनरी, कार्स, प्लास्टिक एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड इनविजिबल इंपोर्ट, invisible imports belongs to intangible goods. Intangible goods are basically services that are bought from other countries and foreign currency leaves the country is called invisible import. इसमें सिंपल सी बात है, जिस हवाले की सर्विस आपके पास मौजूद नहीं होगी तो आप उसको अगर अवेल करना चाहते हैं तो आप उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मेट्रो बस सर्विस जो है, अगर आप इसको जायज़ा लें तो पंजाब हुकूमत ने टर्किश कंपनी को हायर किया था फॉर दिस सर्विस, और उन्होंने इसको सारा प्लान आउट किया और उन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। उसकी क्या वजह थी कि हमारे पास पहले ऐसी सर्विस मौजूद नहीं थी, हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस मौजूद नहीं थे, तो दे हैव हायर्ड फ्रॉम देयर सर्विसेज एंड दे हैव इम्प्लीमेंटेड इट इनटू द पंजाब। Import substitution, buying homeland goods instead of foreign goods। आप होमलैंड गुड्स को प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि आप इंपोर्ट करवाएं बाहर से। बाइंग आयरिश पोटैटोज इंस्टेड ऑफ स्पेनिश पोटैटोज। ये बेसिकली आयरिश को होमलैंड कंट्री से सफर कर रहा है, जहाँ से मैंने ये उठाया है मटेरियल, वहाँ पे ये आयरिश जो है उनका होम कंट्री है और स्पेनिश जो है वो आउटसाइड द कंट्री है। जो कहता है कि अपने मुल्क के पोटैटोज जो है इस्तेमाल करें बजाय किसी और मुल्क से इंपोर्ट करवाने के लिए। व्हाट आर एक्सपोर्ट्स? Exports homeland goods and services that we sell to foreign countries. In return, foreign exchange या money comes into the country. ये उसके बरक्स होती है, वहाँ पर हम अपनी मसनूआत जो है दूसरे ममालिक की वो अपने मुल्क में मंगवा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपनी मसनूआत दूसरे ममालिक में सेल आउट करते हैं और नतीजतन आपको फॉरेन करेंसी हासिल होती है। वाई डू वी एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में हम अपने मुल्क में मंगवा रहे होते हैं चीज़ें, एक्सपोर्ट में हम दूसरे मुल्क को चीज़ें भेज रहे होते हैं। वी एक्सपोर्ट टू ऑब्टेन फॉरेन करेंसी नीडेड टू बाय और इम्पोर्ट। हम इसलिए एक्सपोर्ट करते हैं ताकि रिटर्न में हमें फॉरेन करेंसी मिले। इसमें एक और कॉन्सेप्ट डाइवर्सिफिकेशन का है। जब आप अपने मुल्क में चीज़ें पैदा कर रहे हैं,
प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं आपके मुल्क में इस्तेमाल हो रही होती हैं, लेकिन कुछ अर्सा बाद अगर आप उनको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके मुल्क में जो लाइफ साइकिल है उस प्रोडक्ट का वो शायद उस वक्त मैच्योरिटी या डिक्लाइन पे पहुंच चुका हो, और वहाँ पर जो नए मुल्क में वो चीज़ गई है वहाँ पे वो इंट्रोडक्टरी या ग्रोथ स्टेज में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्ट को, उसके लाइफ साइकिल को एक्सपेंड कर सकते हैं बाय एक्सपोर्टिंग। आप पाकिस्तान में तो शायद उस प्रोडक्ट में लॉस में जा रहे हो, लेकिन आप इंडिया या किसी और XYZ कंपनी में मुल्क में जब उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सेलिंग मोर मीन्स मोर जॉब्स आर क्रिएटेड। सो when you are selling, it means you are producing, and when you are producing, it means you are having a manufacturing concern and high capacity of manufacturing. And when you are having high capacity of manufacturing, it means you are having lot of employees. So production itself engage employees and creates jobs. So when you are exporting, you are producing more and more, and you are creating the jobs, which ultimately minimizing the unemployment level. Export is also divided into two categories: visible and invisible export. Visible export is just like visible import, the goods, tangible goods which we are exporting to outside of the country is called visible export. On the other hand, invisible is the services, like our doctors provide services to the foreign countries, that would be the visible export. Invisible export, सर्विसेज जितनी भी जाएंगी वो इनविजिबल एक्सपोर्ट कहलाएंगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट, यू हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम दिस वर्ड। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इनका क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ बेसिकली है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट, whereas balance of invisible trade is difference between invisible export and invisible import. Now come to the balance of payment. Balance of payment is basically total export minus total import. अक्सर आप लोगों ने खबरनामे में सुना होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में है। डेफिसिट से मुराद क्या है कि आपके पास टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम है टोटल इंपोर्ट से। लाइक इसकी एग्जांपल इस तरह से ली है, अगर हम इंपोर्ट करते हैं $200 की और एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ $100 की, तो हमारे पास इसको अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालें तो -100 निकलता है। -100 इटसेल्फ इज सेइंग दैट कि वी आर इन डेफिसिट, उसका डेफिसिट कहेंगे। और अगर हम $100 की ही एक्सपोर्ट करते हैं और $100 की ही इंपोर्ट करते हैं तो इट वुड बी कॉल्ड एज ए बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्वल्स हो जाएगा, तो वो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ही कहलाएगा। और तीसरा केस इसमें हो सकता है कि व्हेन वी आर हैविंग $200 एक्सपोर्ट एंड $100 इंपोर्ट, तो इन दिस सेंस वी आर गोइंग टू हैव अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। Benefits of balance of payment when it is in surplus. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। When you people studied the economics in BCom or maybe in MCom, you have heard the name of monetary policy and fiscal policy. Monetary policy basically telling you the circulation of money, the value of money. वो value of money कैसे बनती है, circulation of money inside the economy कैसे की जाती है, उसमें सारा वो बताया जाता है। उसमें अगर आपको याद हो तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो पीछे रखे जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ लोकल करेंसी। वो जितने ज़्यादा होंगे उतने ही फॉरेन एक्सचेंज जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही वैल्यू ऑफ योर ऑन करेंसी जो है वो मजबूत होगी और आपकी इन्फ्लेशन कम होगी। इन्फ्लेशन कम होगी तो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जब सरप्लस में होगा तो उसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं।
मोर मनी या फॉरेन एक्सचेंज कमिंग इनटू द कंट्री, इट मीन्स कि आप जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ रही है, जबकि आप जो दे रहे हैं इंपोर्ट की मद में वो कम है। तो आपके पास फॉरेन रिजर्व जो हैं वो इंक्रीज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस फॉरेन एक्सचेंज कैन बी यूज टू पे ऑफ सम ऑफ आवर डेट। हम अपने जो कर्जे हैं उनको उतारने के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। रिड्यूस टैक्सेस, गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी का भी मैंने जिक्र किया था, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या है टैक्स इम्पोजिशन करती है। टैक्स इम्पोजिशन कैसे करती है? बजट जो है उसको पूरा करने के लिए टैक्सेस को लगाया जाता है ताकि मुल्क के अखराजात जो हैं उनको फुलफिल किया जा सके। जब आपके पास अपनी अर्निंग या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में होगा तो फिर आप कोशिश ये करेंगे कि आवाम को रिलीफ जो है उसको प्रोवाइड किया जाए। तो आप टैक्स रिडक्शन कर देते हैं या टैक्स एलिमिनेशन की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ इट इज इन सरप्लस। मोर मनी एंड जॉब्स एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ होमलैंड पीपल। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि फॉरेन रिजर्व जो हैं वो जब ज़्यादा होंगे आपकी लोकल करेंसी जो है वो मजबूत होगी, प्रोड्यूसर मजबूत होगा तो आपकी जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो मिनिमाइज होगा और लोग जो है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स की तरफ मूव करेंगे। On the other hand, what would be the problem when your balance of payment is in deficit? ये बिल्कुल इसकी दूसरा रुख है कि अगर हम ये कहें कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में आ जाता है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में आएगा तो पहले तो ये देखें कि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी। मतलब ये कि अगर आप $100 एक्सपोर्ट करके लेकर आते हैं अपने मुल्क में तो $200 दे के खुद से जो आपके पास रिजर्व हैं उनको भी दे के आप डेफिसिट जो है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। डेफिसिट होता है उसमें आपका। टू मच फॉरेन करेंसी लिविंग द कंट्री, वही बात अगर मॉनेटरी पॉलिसी को देखें, फॉरेन रिजर्व कम होते हैं उसकी वजह से तो आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट करेगी। गवर्नमेंट विल हैव टू रेज टैक्सेस ऑफ बोरो, फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो अपने कर्जे जो हैं वो उतार सकें। आपको जाहिर बात है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को और अपने कर्ज़ों को, डेफिसिट को और कर्ज़ों को उतारने के लिए पैसे चाहिए होंगे तो वो आप कहाँ से लेंगे? वो आप अपनी आवाम पे कर्ज़ों की सूरत में लागू करेंगे। होमलैंड पीपल विल लूज देयर जॉब। जब इस तरह के हालात होते हैं तो प्रोडक्शन जो है वो भी मिनिमाइज होती है, फैक्ट्रीज जो हैं वो क्लोज होने की, शटडाउन की तरफ चल पड़ती हैं, तो लोग जॉब्स जो हैं वो खो बैठते हैं। अब आ जाए इस बात पे कि हम इसको मिनिमाइज या कम कैसे कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है उसकी हेल्प लेते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हम अपने होमलैंड कंट्री की प्रोडक्शन को ज़्यादा अहमियत देते हैं और जो आपकी इंपोर्टेड चीज़ है उसको हम डिक्लाइन पे लेके जाते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि स्नब करें ताकि लोग जो हैं उसको यूज़ इस्तेमाल जो है कम करके अपनी होमलैंड कंट्री की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकें। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो आपके मुल्क में ग्रीन टी जो है वो बेशुमार पाई जाती है लेकिन ब्लैक टी नहीं होती। आप बड़ी तादाद में ब्लैक टी को इंपोर्ट करते हैं। अब अगर आप चाहें तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी कौम को आगाह करें कि हम अगर ब्लैक टी छोड़ के ग्रीन टी पे शिफ्ट होते हैं तो इट वुड बी हेल्दी, इट वुड बी हेल्दियर इन हेल्थ सेंस एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द कंट्री एज वेल। मुल्क की सेहत के लिए भी ये बेहतर होगा और आप लोगों की सेहत के लिए भी बेहतर होगा। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी आवाम को। Government agencies can promote export
इंपोर्ट अगर आप नहीं बंद करना चाह रहे तो फिर दूसरा हरबा आपके पास यही है कि आप एक्सपोर्ट को ज़्यादा करने की कोशिश करें। एक्सपोर्ट का जो हुजम है उसको बढ़ाएंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर होता जाएगा। फ्री ट्रेड कर सकते हैं आप। कंट्रीज कैन बाय एंड सेल विदाउट एनी ट्रेड बैरियर। आप अपने मुल्कों के साथ जो आपके साथ हमसाया ममालिक हैं उनके साथ फ्री ट्रेड स्टार्ट करते हैं, लाइक चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया के साथ हम ना उनसे हम टैक्स वसूल करें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लें, ना वो हमारी प्रोडक्ट जो वहाँ पर जाती है उस पर लें। तो उससे क्या होता है, आपके पास फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह की एक एग्जांपल जो है वो ट्रेडिंग ब्लॉक की यूरोपियन यूनियन भी। यूरोपियन यूनियन में मोर देन 30 कंट्रीज हैं जो कि पहले जब बनी थी उस वक्त 27 कंट्रीज थे, अब उसकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है। तो वो इंजॉय कर रहे हैं फ्री ट्रेड को। प्रोटेक्शनिज्म, गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म का इस्तेमाल कर सकती है, तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है अपने लोकल प्रोड्यूसर को बाय स्टॉप फॉरेन इंपोर्ट्स बंद करके, बाय हेल्पिंग देयर ऑन बिजनेस एक्सपोर्ट, उनके बिजनेसेस को एक्सपोर्ट करके वो हेल्प आउट कर सकती है। या वो ट्रेड बैरियर्स को इम्पोज कर सकती है। ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो 4 किस्म के हैं। एक टैरिफ है। टैरिफ इज़ अ टैक्स दैट कंट्री एड्स ऑन द इंपोर्ट। वो इंपोर्ट के ऊपर लगा दिया जाता है। कस्टम ड्यूटी भी हम उसको कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। दिस मेक इंपोर्ट डीलर एंड लेस अट्रैक्टिव टू द कंज्यूमर। ये जो है लेस अट्रैक्टिव कर देता है इंपोर्ट को। सेकंड कोटा है। कोटा एज नेम सजेस्ट इट इज अ बेसिकली लिमिटेशन इन अ सेंस कि आप अमाउंट ऑफ गुड पे लिमिटेशन लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की जाएगी, हदबंदी कर देते हैं। कंज्यूमर देन मस्ट बाय फ्रॉम द इंडिजिनियस बिजनेस, उनको फिर उसी जगह से परचेज करना पड़ता है। यूरोप की इसमें एग्जांपल देता है कि यूरोप हैज़ अ कोटा ऑन द नंबर ऑफ चाइनीज़ गारमेंट इट विल अलाउ इनटू द यूरोप। जो उन्होंने चाइनीज़ गारमेंट पे एक कोटा सेट किया हुआ था कि इससे ज़्यादा जो है वो चाइनीज़ गारमेंट यूरोप में नहीं आ सकता। उसका फ़ायदा क्या होता था कि यूरोप की अपनी मसनूआत जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी वो बिकती थी। अगर वो कोटा ना सेट करें तो सारा चाइनीज़ गारमेंट चले तो यूरोप की जो प्रोडक्शन है सारी की वो वेस्ट होने का खतरा होता है, लोकल प्रोड्यूसर हार्म होता है। एम्बार्गो को अगर देखें तो ये बेसिकली कंप्लीट बैन है आपकी गुड्स पे जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं आप किसी खास मुल्क से। लाइक इसकी बेसिकली अगर एग्जांपल देखें तो कोई ना कोई रिवलरी की सेंस में ही होती है। जैसे पाकिस्तान इंडिया है और पाकिस्तान इंडिया पे इम्पोज कर देता है कि हम कोई भी चीज़ उनसे इंपोर्ट नहीं करेंगे या वो हम पे इम्पोज कर दें, तो इस सूरत में इसको एम्बार्गो कहते हैं। फोर्थ, सब्सिडी इज बेसिकली डायरेक्ट पेमेंट टू द प्रोड्यूसर फॉर प्रोटेक्टिंग हिम। उसकी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को बचाने के लिए डायरेक्ट पेमेंट की जाती है, या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए उसको पेमेंट की जाती है। इट मेक्स एक्सपोर्ट चीपर। समटाइम ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट करना जो है वो महंगा पड़ रहा होता है। आप इधर 10 रुपये की चीज़ बनाते हैं, आगे से आपको 5 रुपये मिलते हैं जिधर भी आप भेज रहे हैं। तो क्या किया जाता है कि आपको एक्सपोर्ट जो प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड है उसको चीप करने की कोशिश की जाती है थ्रू गवर्नमेंट। बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, सब्सिडी जो है वो इटसेल्फ जो है वो क्या कर रही होती है, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर रही होती है। इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर इसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बेहतर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इंटरचेंजेबली यूज। ग्रांट एंड सब्सिडी को हम एक ही तरह से लेते हैं, जबकि इनमें फ़र्क है। ग्रांट आर द सम दैट यूजुअली डू नॉट हैव टू रीपे बट आर टू बी यूज्ड फॉर अ डिफाइंड पर्पस। एक किसी खास मकसद के लिए ग्रांट को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको याद हो तो 2005 में जो ज़लज़ला आया था तो बहुत सी ग्रांट्स आपको मिली थी। वो ऐसे नहीं था कि जिसको मिली है वो अपने साथ ले गया, उसकी ख़ास पर्पज़ के लिए वो मिलती हैं। वो ज़लज़ला में जो मुतासरीन थे उनके लिए वो मिली थी।
और उन्हीं को डिलीवर की गई। इसी तरह सैलाब ज़दगान है, उनकी हेल्प के लिए ग्रांट्स आती हैं। तो ये एक ख़ास मकसद इसमें डिफाइंड होता है जो कि आपको मिलती हैं। सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होती है किसी भी प्रोड्यूसर को, ताकि वो ज़िंदा रह सके, उसकी इंडस्ट्री ज़िंदा रह सके और वो कम्पीट कर सके फॉरेन प्रोड्यूसर्स को। वो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी हो सकती है, टैक्स भी उसके मिनिमाइज किए जा सकते हैं। लाइक आप अगर गन्ने की प्रोडक्शन करेंगे तो आपके ऊपर इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है कि ये हुकूमत चाह रही है कि अवाम जो है इस चीज़ की, इस यील्ड की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे, तो वो टैक्स ब्रेक कर देती है, कम कर देती है या ख़त्म भी कर सकती है। अदर स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड बिजनेस टू ऑफसेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए मुख्तलिफ तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और खैरियत से रहेंगे। अपने घर वालों का ख्याल रखें। जो इस वक्त पैनाडामिक की सूरत हाल है, उस हवाले से SOPs का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।